हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं बीसीटी एडुकेटर्स। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी एंड यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस यूसीपी के बारे में। आईसीसी क्या है, इसका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, इसके क्या रोल्स हैं और नेटवर्क क्या है, आईसीसी का नेटवर्क कैसा है। उसके बाद हम बात करेंगे यूसीपी का उद्भव और इसके रिवीजन्स के बारे में। 74 इयर्स की जर्नी में यूसीपी किस तरह से प्रेजेंट फॉर्म में आया, इंटरनेशनल ट्रेड में आईसीसी एंड यूसीपी की क्या महत्ता है, इसके बारे में भी हम विस्तार में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आईसीसी क्या है। आईसीसी एक वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट वाज फाउंडेड इन ईयर 1919 एंड ये डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशंस, G20, G7 एंड अदर इंटर गवर्नमेंट्स के साथ क्लोजली वर्क करती है। आईसीसी का मेन एक्टिविटीज है रूल सेटिंग्स, पॉलिसी एडवोकेसी एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। इसका एक आर्म है बैंकिंग कमीशन आर्म, जो यूसीपी गाइडलाइंस जारी करती है, उनका रिवीजन करती है, इंटरप्रिटेटिव पेपर्स इश्यू करती है। किसी तरह के डिस्प्यूट में डॉक्स के थ्रू ये लोग अपना इंटरप्रिटेशन पब्लिक में जारी करते हैं और ये हेल्प करती है इंटरनेशनल ट्रेड में। आईसीसी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है, कंपनीज के द्वारा किसी तरह के चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उनको रिजॉल्व करती है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है और इंटरनेशनल ट्रेड में गाइडलाइंस इश्यू करती है। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने में, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में, पॉलिसी फ्रेमवर्किंग में, रूल सेटिंग में इसकी विशेष महत्ता है। अब हम बात कर लेते हैं यूसीपी के बारे में। यूसीपी यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिसेस, ये फर्स्ट डेवलप हुआ था, इसका फर्स्ट वर्जन आया था यूसीपी 82, वो आया था 1933 में। इसके बाद इसके 6 रिवीजन्स हुए और जो लेटेस्ट वर्जन है यूसीपी 600, जो कि 1 जुलाई 2007 को आया, यूसीपी 600 वर्जन 2007 वो लेटेस्ट वर्जन है और आज हम डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में वो फॉलो करते हैं। इन बिटवीन टोटल 6 रिवीजन्स हुए। सेकंड जो वर्जन आया था वो आया था 1951 में, यूसीपी 151। फर्स्ट वर्जन था यूसीपी 82, सेकंड वर्जन था यूसीपी 151 जो 1951 में आया। थर्ड वर्जन जो था वो यूसीपी 222 था जो 1962 में आया। इसके बाद यूसीपी 290 आया जो 1974 में आया। इसके बाद 400, 500 एंड करंटली यूसीपी 600। आज हम जो यूज करते हैं वो करते हैं यूसीपी 600 वर्जन 2007, जो 1 जुलाई 2007 को इंप्लीमेंट हुआ था। अब हम देख लेते हैं कि हर एक वर्जन में क्या क्या ऐड होता गया और फाइनल वर्जन में क्या क्या चीजें हैं। सो पहला जो वर्जन आया था वो आया था 1933 में, यूसीपी 82। इसमें क्या क्या बातें की गई थी। इससे पहले एक ड्राफ्ट वर्जन आया था 1929 में, उसमें कुछ चेंजेस किए गए और वो चेंजेस ये थे। डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन को लेके बातें की गई, इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म ऑनर, ऑनर जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया गया इसमें, एंड एम्फेसाइज किया गया कि ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट का डिटेल हो। इसमें इंश्योरेंस की डेफिनेशन और बैंक की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको भी क्लियर डिफाइन किया गया और
इसमें एक चीज इंट्रोड्यूस की गई कि अगर एक्सपायरी डेट संडे है या लीगल हॉलीडे है तो इट विल बी एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट बिजनेस डे। ये सारी बातें इसमें की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देख लेते हैं कि यूसीपी 82, उसके बाद जब यूसीपी 151 आया तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहला चेंजेस हुआ, पहले कोई मेथड ऑफ सेटलमेंट नहीं था, इसने इंट्रोड्यूस किया मेथड ऑफ सेटलमेंट, whether it will be acceptance or it will be negotiation or it will be payment or it will be purchase। दूसरा इसने इंट्रोड्यूस किया, पहले जो बायर था, जो एप्लीकेंट था, उसको कहते थे प्रिंसिपल, इसने बोला कि इसको प्रिंसिपल की जगह एप्लीकेंट कहा जाए। तीसरा, इसने एक स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस किया, वो क्या था, all the parties which are concerned in documentary credit, they deal in documents and not in goods। ठीक है, आज भी हम ये थंब रूल फॉलो करते हैं, बैंक डील इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स। ठीक है, तो ये रूल इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, ये स्टेटमेंट इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, चौथा एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को लेके था। 82 में कहा था कि डॉक्यूमेंट के फेस पे हमको देखना है, दे हैव टू चेक द डॉक्यूमेंट्स ऑन द फेस दैट दे आर इन ऑर्डर। यहाँ पे वो फेस चेंज करके कंप्लायंस हो गया, डॉक्यूमेंट टू बी कंप्लाइड विद द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। ओके, जो आज भी हम फॉलो करते हैं। ठीक है, कंप्लाइड प्रेजेंटेशन होना चाहिए। पांचवा था, बैंक के पास जब डॉक्यूमेंट आता है एलसी के अंडर में, इशूइंग बैंक के पास, तो उसको टाइम देना है डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए। तो ये कहता था रीजनेबल टाइम शुड बी गिवन टू इशूइंग बैंक फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, फॉर चेकिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो ये चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई सेकेंड वर्जन में। और एक चीज और इंट्रोड्यूस की इन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में जो गुड्स की डिटेल है वो कमर्शियल इनवॉइस की डिटेल से मैच होनी चाहिए। तो ये 6 चेंजेस वर्जन 2 में चेंज किए गए। ठीक है, इसमें से अभी हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं जो यूसीपी 600 में, एक ये भी कर रहे हैं, एक ये कर रहे हैं, एक ये कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 हम अभी चेंज कर रहे हैं और एक ये कर रहे हैं, चौथा चेंज कर रहे हैं। फर्दर वर्जन्स में कुछ चीजें हटा दी गई, कुछ ऐड कर दी गई। देखते हैं नेक्स्ट वर्जन में क्या। तीसरा जो वर्जन था यूसीपी 222 जो 1962 में आया, इसमें फिर कुछ चेंजेस हुए। ठीक है, तो मेन चेंजेस ये थे, इसने बोला कि इसने एक प्रोविजन दिया कि जो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है इट शुड बी बाइंडिंग टू ऑल पार्टीज, सारी पार्टी जिससे बंधी हुई होनी चाहिए। इसने दूसरा नियम दिया, फर्स्ट नियम में था ना कि क्रेडिट की जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस है उसमें डिटेल्स ऑफ द जो गुड्स है वो क्रेडिट में भी होने चाहिए। इसने क्या कहा, इसने बोला कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट एक ऑटोनॉमस थिंग है। ठीक है, द क्रेडिट इज सेपरेट फ्रॉम द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन विच इट मे बी बेस्ड। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बनता है, लेकिन इट शुड बी सेपरेट फ्रॉम दैट, मतलब इसकी ऑटोनॉमी है। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा है नहीं लिखा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिट में जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा इसने बोला कि कंफर्मिंग बैंक नेगोशिएट डॉक्यूमेंट्स विदाउट रिकॉर्ड्स। चौथा इसने बोला कि जब डॉक्यूमेंट्स आते हैं इशूइंग बैंक के पास तो उनके रिफ्यूजल के बारे में इसने बात की, केबल के थ्रू और एनी एक्सपीडियस मींस के थ्रू रिफ्यूजल नोटिस भेजना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए डॉक्यूमेंट रिटर्न कर दिए या होल्ड किए हैं। ठीक है, इसके बाद ये आज भी हम फॉलो करते हैं यूसीपी 600 में। पांचवा इसने बोला कि एलसी में ये सारे टर्म्स को हटा दिया गया है,
डिविजिबल, फ्रैक्शनेबल, असाइनेबल, ट्रांसमिसिबल, ये सारे टर्म्स यूज नहीं होने चाहिए। ट्रांसफरेबल एलसी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिविजिबल, फ्रैक्शनेबल, असाइनेबल, ट्रांसमिसिबल, ये सारे टर्म्स रिमूव कर दीजिए। और छठा इसने बात किया कि सेकंड बेनिफिशियरी के डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ठीक है, ये सारी बातें इस रिवीजन में की। नेक्स्ट रिवीजन में देखते हैं क्या हुआ। अब हम बात करते हैं फोर्थ रिवीजन के बारे में, ठीक है। यूसीपी 290 जो रिवीजन आया था 1974 में, इसके अंदर पहला जो आर्टिकल जोड़ा गया वो नॉमिनेटेड बैंक के बारे में इसमें बात की गई और उसका क्या रोल है इसके बारे में बात की गई, जो आज भी हम फॉलो करते हैं। सेकंड, अगर दो डॉक्यूमेंट एलसी के अंदर में हैं और दोनों इनकंसिस्टेंट है तो उनको किस तरह से डील किया जाए, इसके बारे में ये बात करता है। और तीसरा, इसने क्या किया, एक आर्टिकल जोड़ा कंबाइंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सपोज थोड़ा सा पार्ट गया रेल से, फिर गया सी से, फिर रोड से, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के लिए इसने एक नया आर्टिकल ऐड किया जो आज भी अवेलेबल है। एंड इसने पीरियड ऑफ प्रेजेंटेशन फ्रॉम द शिपमेंट डेट, डिफॉल्ट पीरियड 21 डेज इसने ऐड किया, इंट्रोड्यूस किया। और एक नया आर्टिकल असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स का इसने इंट्रोड्यूस किया, जो आज जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी अवेलेबल है। अब देखते हैं कि फिफ्थ वर्जन में क्या हुआ। अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट रिवीजन हुआ उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, पुराने वर्जन से क्या क्या चेंजेस किए गए, कौन कौन से आर्टिकल नए ऐड हुए। तो नेक्स्ट जो था वो था यूसीपी 400 जो कि 1983 में इंप्लीमेंट हुआ। इसमें जो पहला चेंज किया गया, एडवाइजिंग बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटीज तय की गई कि उसको एलसी जो है उसकी एपरेंट ऑथेंटिसिटी चेक करके, उसको जेन्युइननेस चेक करके एडवाइस करना है, ठीक है। दूसरा किया गया, पहले डिफर्ड पेमेंट मोड ऑफ एलसी नहीं था, इसमें डिफर्ड पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। पहले यूजेंस था, एक्सेप्टेंस था, नेगोशिएशन था, ठीक है, एक्सेप्टेंस, नेगोशिएशन, पेमेंट, परचेज, ये था। इसमें डिफर्ड पेमेंट अंडरटेकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट क्लॉज को के लिए एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें एक नया आर्टिकल बना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है। जैसे हम बात करते हैं ना 3x3 क्लीन शिप्ड ऑन बोर्ड बिल ऑफ लैंडिंग ओरिजिनल मीट टू, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक नया आर्टिकल इसने इंट्रोड्यूस किया जो ओरिजिनलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के बारे में डील करता है। ट्रांसशिपमेंट के लिए एक इसने एडिशन किया वो शब्द का, वो पर्टिकुलर टर्म का, पहले ही वो टर्म ट्रांसशिपमेंट टर्म नहीं था, ठीक है। और जो गुड्स यूनिट्स में नहीं आ रहे हैं या नंबर ऑफ आइटम्स में नहीं आ रहे हैं, उसमें पहले टॉलरेंस 3% बाय डिफॉल्ट था, इसको करके 5% कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस इस पर्टिकुलर फिफ्थ रिवीजन में हुए। देखते हैं कि अगले रिवीजन में क्या हुआ। सो जो नेक्स्ट रिवीजन आया, सिक्स्थ रिवीजन, यूसीपी 500 जो 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ। इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हुए, मोस्ट नंबर ऑफ चेंजेस हैपेंड इन दिस रिवीजन। इसमें दो ग्रुप्स बनाए गए, एक तो जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को डील करेगा और एक दूसरे इश्यूज को डील करेगा। देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस इंप्लीमेंट हुए। कुछ चेंजेस ये इंप्लीमेंट हुए इसमें बोला गया कि अगर कोई एलसी साइलेंट है तो वो इर्रिवोकेबल मानी जाएगी, उसका नेचर इर्रिवोकेबल होगा, रिवोकेबल नहीं होगा। दूसरा, पिछले रिवीजन में हमने देखा कि बैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एडवाइजिंग बैंक की कि उसको ऑथेंटिसिटी ऑफ द एलसी चेक करना है, तभी एडवाइस करना है। इसमें बैंक को ये परमिशन दी गई
कि इवन इफ एलसी इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, आप उसको एडवाइज कर सकते हो। क्या बोला इसने? परमिशन फॉर बैंक्स टू एडवाइज एलसीज इफ बैंक इज अनेबल टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एलसी। एलसी पे लिख के दे देना है कि we are advising it, however we are not able to check the apparent authenticity of the LC। ठीक है। तीसरा, पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, उसको इसने प्रोहिबिशन कर दिया, वो अलाउ नहीं किया। ठीक है। चौथा क्या कर दिया, पिछले रिवीजन में हमने देखा कि जब इशूइंग बैंक के पास या नेगोशिएटिंग बैंक के पास डॉक्यूमेंट्स आता है तो उसको कितना दिन का टाइम मिलता है, रीजनेबल टाइम लिखा था, उसको इसने कर दिया 7 बैंकिंग डेज। 7 बैंकिंग डेज फॉलोड बाय द प्रेजेंटेशन डेट। प्रेजेंटेशन डेट के बाद 7 दिन का उसको समय मिलेगा डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। ठीक है। पांचवा क्या रिवीजन किया, ऐसी कंडीशंस जो कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में नहीं है उनको बैंक को नहीं देखना है। डिसरिगार्ड द कंडीशंस which are not part of DC conditions, उनको डिसरिगार्ड करना है। और छठा चेंज क्या किया कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कौन साइन करेगा। अभी हम 600 में भी देखते हैं कि डॉक्यूमेंट या तो शिपर साइन करेगा या मास्टर साइन करेगा या उसके बिहाफ पे कोई एजेंट साइन करेगा। तो उसने ये कंपलसरी कर दिया कि ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को साइन किसको करना है। तो ये सारे चेंजेस यूसीपी 500 में हुए। मोस्ट ऑफ द चेंजेस यूसीपी 500 में हुए थे। 2 सेट बनाए गए, एक तो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और एक अदर इश्यूज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो प्रेजेंट चल रहा है यूसीपी 600। अब देखते हैं कि फाइनल रुझान क्या है। यूसीपी 600 जो 1 जुलाई 2007 को इंट्रोड्यूस किए गए और जो कि लेटेस्ट यूसीपी वर्जन भी है। और अभी हम लेटर ऑफ क्रेडिट्स उस वर्जन के हिसाब से ओपन करते हैं। ठीक है। उसमें क्या क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए, इसमें एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया जो कि डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस। किस चीज का क्या डेफिनेशन है, एडवाइजिंग बैंक का क्या डेफिनेशन है, कंफर्मिंग बैंक का क्या डेफिनेशन है, एप्लीकेंट का क्या डेफिनेशन है, और इंटरप्रिटेशन सपोज फ्रॉम प्रेजेंटेशन डेट, तो फ्रॉम डेट का क्या, और विद इन फर्स्ट हाफ ऑफ ए मंथ तो क्या इंटरप्रेट करना है, कौन कौन सी डेट को इंट्रोड्यूस करना है। ओके, तो इस तरह के इंटरप्रिटेशंस के बारे में नया आर्टिकल ऐड किया गया। जब यूसीपी 600 हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद रिमूवल ऑफ रिवोकेबल क्रेडिट्स। रिवोकेबल क्रेडिट्स को पूरी तरह से रिमूव कर दिया। अभी सारी एलसीज इररिवोकेबल इशू की जाएंगी। ठीक है। इसके बाद एक 100 आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में अगर डॉक्यूमेंट्स ट्रांजिट में लॉस हो जाते हैं, शिप से फ्लाइट से डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे डीएचएल से, ट्रांजिट में लॉस हो गए, तो उनको किस तरह से हैंडल करना है, वो सारे केसेस को किस तरह से हैंडल करना है, डिटेल में हम यूसीपी 600 जब डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथा है जो एग्जामिनेशन पीरियड था, इशूइंग बैंक जब डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं तो कंप्लाई है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए पहले उसके पास 7 डेज थे। पहले रीजनेबल टाइम था, फिर 7 डेज थे। अब यूसीपी 600 ने क्या बोल दिया, 5 बैंकिंग डेज उसको दिए गए आफ्टर प्रेजेंटिंग डेट। ठीक है। फिफ्थ, डिस्क्रिपेंट डॉक्यूमेंट्स आ जाते थे, तो पहले बैंक क्या करता था, हेल्ड और रिटर्न। ठीक है। अभी यूसीपी 600 बोलता है कि उसको अदर मीन्स ऑफ पॉसिबिलिटीज देखना है, मतलब उसको एप्लीकेंट को कांटेक्ट करना है और वेवर के लिए ट्राई करना है। अगर वेवर मिल जाता है तो इट इज वेल एंड गुड। तो ये सारी चीजें ये पर्टिकुलर यूसीपी 600 में इंट्रोड्यूस की गई।
तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया आईसीसी एंड डेवलपमेंट ऑफ यूसीपीज। आईसीसी क्या है, उसका क्या रोल है, और यूसीपी के सारे वर्जन्स 1933 से लेके और 2007 तक किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स उसके आए और उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ। जो लेटेस्ट यूसीपी का वर्जन है यूसीपी 600 2007, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसकी सारे आर्टिकल्स 39 आर्टिकल्स हैं, एक एक आर्टिकल के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा।